नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद साथियों। मैं दीपक सिखवाल ज्ञान विहार क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और वैश्विक इस कोरोना महामारी के दौर में ईश्वर से आपके और आपके परिवार के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे संधि अध्याय के दूसरे भेद यानी कि व्यंजन संधि के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, स्वर संधि पर आधारित मैंने पिछले 4-5 वीडियो बनाए थे, आप उनको एक बार देख लें। जो आज बंधु पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले के 4 वीडियो और देख लें ताकि स्वर संधि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अभी हम बात कर रहे हैं स्वर संधि के दूसरे भेद यानी कि व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता दूं कि व्यंजन संधि किस प्रकार से होती है। वैसे मैंने आपको संधि के फर्स्ट वीडियो में ये आपको अच्छी तरह से बताया था कि हम मूल रूप से जो संधि की पहचान है वो कैसे करेंगे। मित्रों, एक बार आपको फिर से बता दूं, स्वर संधि में मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो भी कोई स्वर होता था और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो भी कोई स्वर ही होता था और इन दोनों के योग से जो ध्वनि परिवर्तन होता था उसको हम स्वर संधि कहते थे, क्योंकि निर्मित वर्ण भी क्या होता था? स्वर होता था। अभी हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि में क्या होगा? प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो कोई व्यंजन वर्ण होगा, यानी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन होगा, जिसको हम व्याकरणिक भाषा में हल भी कहा करते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन को हल कहते हैं। और ये हल यानी कि स्वर रहित व्यंजन, हल जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? स्वर रहित व्यंजन होते हैं। और ये स्वर रहित व्यंजन जिस शब्द के अंत में आते हैं उसको हम कहते हैं हलंत, यानी कि इसी हल के साथ में अंत और जुड़ जाता है तो शब्द बन जाता है हलंत। और हलंत शब्द का जो तात्पर्य है वो ये है कि अंतिम वर्ण क्या होना? हल हो जाना। ठीक है, हल प्लस अंत को जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है हलंत। कई बार विद्यार्थी किसी शब्द के बीच में आए हुए आधे अक्षर को भी हलंत कह देते हैं। वो हलंत नहीं, वो केवल हल होता है। यदि वही शब्द, वही हल, वही व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन शब्द के अंत में हो तो हम उसको हलंत कह सकते हैं, नहीं तो उसे हलंत कहने से बचें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यंजन संधि में प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो कोई व्यंजन वर्ण होता है और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण क्या भी हो सकता है, वो स्वर भी हो सकता है, यानी कि बाद में आने वाला वर्ण स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि संधि की सामान्य पहचान हम शुरुआत के वर्ण से लेते हैं। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन है, तो यहाँ पर होने वाली संधि भी कौन सी होगी? व्यंजन संधि ही होगी। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें साथियों। व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होता है। ठीक है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे इस पूरे अध्याय को देखें। ठीक है, हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो साथियों, स्वर संधि की परिभाषा में मैंने आपको क्या लिखवाया था कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इसी तरह से हम व्यंजन संधि की जो परिभाषा है उसमें भी समझ लेते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है? किसी व्यंजन वर्ण के बाद किसी स्वर या व्यंजन के योग से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। परिभाषा एक बार आप फिर से समझ लें कि किसी व्यंजन वर्ण के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के योग से उत्पन्न होने वाले ध्वनि परिवर्तन को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर से इस परिभाषा को अच्छी तरह से दोहरा लें। किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद
किसी स्वर या व्यंजन के योग से उत्पन्न होने वाले ध्वनि परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। अच्छी तरह से इस परिभाषा को समझ लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन ही होगा, जो यहाँ परिभाषा में भी लिखा हुआ व्यंजन वर्ण होगा, और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के रूप में वो कोई स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो भी मैंने परिभाषा में लिखा है कि वो कोई स्वर भी हो सकता है, वो कोई व्यंजन भी हो सकता है। लेकिन इस व्यंजन और बाद में आए हुए स्वर या व्यंजन के योग से जो ध्वनि परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के कुछ नियमों के बारे में। तो मित्रों, व्यंजन संधि के नियम व्याकरण में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत नियमों में ये व्यंजन संधि विभाजित है। हम हर एक नियम के हर एक पहलू को बहुत बारीकी से पढ़ते हुए समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि व्यंजन संधि भी अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के कुछ नियमों के बारे में। ठीक है, चलो तो व्यंजन संधि के नियमों के बारे में बात करते हैं। पहला जो नियम है, ठीक है, नियम नंबर 1। पहला नियम मित्रों, हम किताबों में देखते हैं, ऑनलाइन भी कुछ कक्षाओं में देखते हैं कि व्यंजन संधि के जितने नियम बनते हैं उन सारे नियमों का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं होता है। कहीं न कहीं आप देखोगे कोई न कोई छोटा मोटा ऐसा नियम होता है जो पीछे छूट जाता है। शिक्षक भी कई बार ये समझ लेता है कि ये तो छोटा सा नियम है या इन पर बनने वाले शब्द बहुत कम हैं, तो ये परीक्षा में इनसे जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार की धारणा हमें मन में, मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं रखनी है। छोटे से छोटे नियम को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो हम किसी भी गाइड में हम नहीं देखते हैं। कक्षाओं में भी सामान्यतः उन नियमों को इग्नोर कर दिया जाता है, और अक्सर ऐसे ही शब्द परीक्षा में आ जाते हैं और विद्यार्थी वहाँ पर बहुत भ्रमित होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं व्याकरण के इस व्यंजन संधि के पार्ट के छोटे से छोटे नियम के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मित्रों आपने ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। और जो ये वीडियो है अच्छी तरह से देखने समझने के बाद में इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, शेयर करें। ठीक है, तो मित्रों अब मैं बात करता हूं व्यंजन संधि के पहले नियम के बारे में। तो व्यंजन संधि का पहला नियम ये कहता है कि स अथवा त वर्ग के बाद। अब मित्रों, त वर्ग का तात्पर्य यहाँ पर संपूर्ण त वर्ग से है, जिसके अंतर्गत आने वाले पांचों वर्ण हो जाएंगे त, थ, द, ध और न। प्रथम पद में जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्ण हलंत होंगे, स्वर रहित होंगे, तो ये सब के सब स्वर रहित ही होंगे। इनको हल के रूप में ही लिखें। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में या तो स हो सकता है, इसको दंत्य स कहा करते हैं, और जो त वर्ग है ये भी पूरा दंत्य वर्ण है। ठीक है, और इसके बाद में स अथवा त वर्ग के बाद यदि श अथवा च वर्ग हो, क्या हो? श अथवा च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण भी पूरे के पूरे पांचों वर्ण हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये कि च, छ, ज, झ और य हो तो प्रथम पदांत वर्ण का श अथवा च वर्ग में रूपांतरण हो जाता है। स अथवा च वर्ग में रूपांतरण हो जाता। अच्छी तरह से इस को समझ लें। पहले क्या होगा? स या त वर्ग में से कोई भी एक वर्ण होगा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न इनमें से कोई वर्ण होगा। कौन कौन से वर्ण होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। बाद में क्या होगा? श या च वर्ग। च वर्ग में भी च, छ, ज, झ, य इनमें से जो वर्ण है वो कोई भी वर्ण हो सकता है।
तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण यानी कि स या त वर्ग में से जो वर्ण है उनका रूपांतरण श या च वर्ग के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है और कौन कौन से वर्णों का होता है वो हम बात कर लें। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि त वर्ग के ये जो सारे वर्ण हैं ये सारे वर्ण इस नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी सारे वर्णों पर उदाहरण नहीं बनते हैं। किन किन वर्णों पर नहीं बनेंगे हम उन वर्णों को पहले पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि थ पर कोई उदाहरण नहीं बनेगा, ध पर कोई उदाहरण नहीं बनेगा, तो पीछे क्या बचे त और द। न भी जो है ये अनुस्वार संधि के अंतर्गत इसके उदाहरण आते हैं, इसलिए न का भी नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर हम केवल श या त और द इन दो वर्णों की बात करेंगे। रही बात च वर्ग में, च का प्रयोग तो होगा, उसके बाद में च वर्ग में आने वाले जो वर्ण हैं, च वर्ग में आने वाले वर्णों में झ और य से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो सामान्यतः हिंदी व्याकरण के इन उदाहरणों में नहीं आते हैं, बाकी सब पर उदाहरण बनेंगे। सबसे समझ लेते हैं इसका सूत्र क्या कहता है। तो ये कहता है कि प्रथम पद अंतिम वर्ण के क्या क्या हो सकता है, त हो सकता है और द हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। उस पद के प्रथम आप देखिए छ और ज, इनमें से कोई भी वर्ण हो सकता है। किसमें परिवर्तन प्रथम पद होगा। यहाँ पर आप देखोगे प्रथम पद में यदि आ गया है तो स के बाद में इनमें से अगर वर्ण है तो स का रूपांतरण किसमें हो जाएगा, श के रूप में हो जाएगा। देख रहे हैं प्रथम पद के अंतिम वर्ण हलंत होंगे तो इनके रूपांतरित वर्ण जो होंगे वो हलंत ही होंगे, वो आधे ही होंगे। तो रूपांतरण में हो जाएगा और जो द है इस द का रूपांतरण किसमें हो जाएगा, द का रूपांतरण ज के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इस नियम को एक बार अच्छी तरह से समझ लें। उदाहरणों पर हम अभी अभ्यास करने जा रहे हैं। सबसे बात कर रहे हैं जो इसका पहला सूत्र हम पढ़ेंगे वो सूत्र ये है कि स के बाद में यदि श हो तो स का क्या श हो जाएगा। बाद वाला जो वर्ण है वो यथावत को बाद श यानी कि मूर्धन्य श जो तालव्य श है उसमें से एक हल होगा, आधा होगा और दूसरा पूर्ण वर्ण के रूप में होगा। आधा जो पहले हलंत है दंत्य स उसका तालव्य स के होगा और बाद वाला स जो जैसा है वो वैसा रहेगा। तो मित्रों अब हम इसके कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया है निस प्लस शेष, निस प्लस शेष। तो मित्रों आप यहाँ पर देखोगे कि निस में जो स है वो स हलंत है। ठीक है, स कौन सा है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये दंत्य स है। ठीक है, और बाद में श कौन सा है, तालव्य श है। तो दंत्य वर्ण के बाद आता है तो जो दंत्य वर्ण है, जो दंत्य ध्वनियाँ हैं वो भी तालव्य ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो स है इस स का रूपांतरण किस में हो जाएगा, श के रूप में हो जाएगा। तब हम शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द क्या होगा, नी तो वैसा का वैसा रहेगा, दंत्य का रूपांतरण हो गया और बाद वाला शब्द जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा। इस प्रकार आप देखोगे नि प्लस का जो संधि पद है वो क्या हो जाता है, निश्शेष हो जाता है। अच्छी तरह से इस उदाहरण को समझें। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार और रिवर्स कर लें, सुने समझें अच्छी तरह से। फिर भी कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूंगा, आपके साथ हूं मैं। ठीक है, बात करते हैं इसी के कुछ और अन्य उदाहरणों के बारे में। तो यहाँ आप देखोगे मैंने एक शब्द लिखा है निस प्लस शुल्क। तो मित्रों इसका क्या रूप होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। मैं यहाँ पर और शब्द लिखता हूँ निस प्लस शंका, निस प्लस शंका, निस शक्ति। ठीक है, और एक शब्द ले लेता हूं मैं दुष्ट प्लस शील। ठीक है, और एक अंतिम शब्द ले लेते हैं दुष् प्लस शंका। इन सभी उदाहरणों
में मित्रों आप देखोगे सब एक ही जैसे उदाहरण, सभी में प्रथम पद का अंतिम वर्ण ससुराल वाला स है, यानी इसको हम यूँ समझ सकते हैं अपनी सरल भाषा में, ठीक है। कौन सा स है ये? दंत्य स है, ठीक है। अच्छी तरह से इसका ध्यान अभ्यास करें। और जो बाद में श है वो शंकर वाला श है, गांठ वाला श भी इसको कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। व्याकरणिक भाषा में हम इसको क्या कहते हैं? तालव्य श है। तो इन उदाहरणों में एक ही जैसी स्थिति है। ध्यान रखना है, मैं बदलना किसको है? बदलना हमेशा प्रथम है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो श है इसका रूपांतरण किस में हो जाएगा? श के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर आप इन उदाहरणों को देखोगे तो ये उदाहरण आपको थोड़े से अलग वैरायटी के लगेंगे। निस प्लस शंका, इसको करेंगे तो निशंका ऐसा कुछ शब्द बनता होगा। मैं अभी इसका शुद्धिकरण करूंगा। निस प्लस शक्ति को भी जब जोड़ते हैं तो निशक्ति आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको आगे के एक नियम के बारे में पता नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगला नियम एक बार देख लें अच्छी तरह से, नोट को आप अच्छी तरह से एक बार समझ लें कि निस या निर के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द के स्वर का पदांत स्वर का लोप होकर वहाँ अ का योग हो जाता है। अच्छी तरह से इस नियम को समझ लें। ये उदाहरण केवल निर केवल इन दो उदाहरणों के दो उपसर्गों के ही बनेंगे। दुस और दुर जो है वो इस श्रेणी में नहीं आएंगे। वहाँ बाद वाले शब्द के अंतिम स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अभी केवल निस की, क्योंकि दुस का जो निर का जो प्रयोग है वो अपने व्यंजन संधि के इस नियम में नहीं होता है। जहाँ होगा वहाँ हम इस चीज़ के करेंगे। अभी आप ये देखें कि निस उपसर्ग के बाद में जो भी शब्द आएगा उसका अंतिम स्वर यदि अ के अतिरिक्त कोई है तो हम उसका लोप करेंगे, उस स्वर को हटाएंगे और उसके स्थान पर हम किस स्वर को जोड़ेंगे? हम स्वर को जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण बताया था निस प्लस शंका, ये जो मैंने आपको उदाहरण बताया था, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ निस प्लस शंका। तो मित्रों मैंने आपको क्या समझाया था, इसको अच्छी तरह नोट को, इस नियम को इस सूत्र में अप्लाई करके देखें एक बार अच्छे से। मैंने आपको बताया है कि निस उपसर्ग के बाद, ये रहा निस उपसर्ग, और इस उपसर्ग के बाद आने वाले शब्द का, तो उपसर्ग के बाद में शब्द कौन सा है? शंका। इस शंका का पदांत स्वर, मैंने स्पष्ट लिखा है पदांत स्वर। पदांत का मतलब पद का अंतिम स्वर। आप यहाँ देख सकते हैं पद का अंतिम स्वर यानी कि दूसरे पद का अंतिम स्वर कौन सा है? यहाँ आप देखोगे शंका में आ है। तो हमें क्या करना है? इस आ से लोप करना है। जब का लोप करेंगे तो इधर हो जाएगा शंक हो, ठीक है। अब केवल तो शब्दों में कहीं पर प्रयुक्त होता नहीं है, तो आगे नियम क्या कहता है कि आ का तो हमें अंतिम स्वर का तो लोप करना है और स्वर जोड़ना, अस्वर जोड़ना है। इस आ स्थान पर हमें क्या कर देना है? अ देना है। तो फिर आप देखोगे कि ये जो शंका है का क्या हो जाता है? शंक हो जाता है। अब इसके साथ में आप निस उपसर्ग को जोड़ोगे तो शब्द जाएगा शब्द। तो मित्र इस प्रकार के ये जो जटिल नियम है ये व्याकरण की बहुत ही कम पुस्तक पढ़ने को मिलता है। कई पुस्तकों में इस चीज़ के बारे में कोई विवरण है भी नहीं। ये मित्रों एक विश्लेषण करके मैंने अपने हिसाब से इस चीज़ को एक बार रखा है। आप ऐसे उदाहरणों के साथ में इसको अप्लाई करके देखें, आपको, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, अधिकतम जो उत्तर हैं वो आपके इसी नियम के अनुसार सही हो जाएंगे। जैसे यहाँ दूसरा शब्द एक और लिखा है निस प्लस शक्ति। तो मित्रों इस शब्द को भी जब हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने लिखा है निस प्लस शक्ति। तो मित्रों जब इन दोनों शब्दों का हम योग करेंगे तो आप देखो पहले निस उपसर्ग है, मैंने आपको निस उपसर्ग के बारे में ही बताया है। तो निस उपसर्ग के बाद आने वाला इस शक्ति का अंतिम स्वर कौन सा है? शक्ति में अंतिम स्वर ई के स्थान में देना है अ, तो शक्ति के स्थान पर क्या हो जाएगा? शक्त हो जाएगा, शक्त। आगे आप देख रहे हैं पहला उपसर्ग है
अब आप इस नियम के अनुसार देखें कि श के में श हो तो स का रूपांतरण भी किस में हो जाता है, श के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार प्लस शक्ति तो क्या हो शक्त हो जाएगा। आगे आने वाले उदाहरणों में भी ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। केवल एक श के साथ में ही नहीं है, च के साथ में भी बनेंगे, बाकी और भी जो बनेंगे उदाहरण मैं आपको बताता रहूँगा आगे। इन उदाहरणों को अच्छी तरह से एक बार समझें और पिछली स्लाइड में जो मैंने ये शब्द दिए हैं इनको एक बार सॉल्व करें। दुस प्लस शील का क्या हो जाएगा, इसी तरह से करना है, स के स्थान पर श जोड़ करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी संधि के अगले सूत्र के बारे में। तो मित्रों अगला जो सूत्र है वो सूत्र ये कहता है के बाद में यदि च होगा, स के बाद यदि क्या होगा, च होगा, तो भी स का रूपांतरण किस में हो जाएगा, स का रूपांतरण श के रूप में, यानी दंत्य ध्वनि का मूर्धन जो तालव्य ध्वनि के रूप में रूपांतरण हो जाएगा, क्योंकि बाद में भी आने वाला वर्ण तालव्य है। जब च साथ में जुड़ेगा तो स का तो आधा श हो जाएगा और ये जो च है ये च है उसी रूप में साथ में जुड़ जाएगा। अगर कोई स्वर लगा हुआ है, कोई मात्रा जुड़ी हुई है तो उसी रूप में साथ की। उदाहरण इसका हम लिख लेते हैं निस प्लस चित, निस प्लस चित। आप यहाँ पर देखोगे कि पहले स दंत्य ध्वनि है और उसके बाद में च तालव्य ध्वनि है। अब आप देखोगे कि दंत्य ध्वनि के बाद में तालव्य ध्वनि ही है, तो दंत्य ध्वनि जो है वो भी तालव्य ध्वनि यानी श के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, निश, ठीक है। बाद में शब्द कौन सा है, चित। मैंने यहाँ पर बताया था कि च के साथ में यदि कोई स्वर अगर हुआ है तो वो स्वर यथावत रहेगा, उस स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें साथ में, ठीक है। चलिए अब हम पर चलते हैं। तो निस प्लस चित को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चित, ठीक है। मित्रों जिन वर्णों में खड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, क्योंकि हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, हिंदी भाषा का एक अन्य नाम खड़ी बोली भी है। तो खड़ी बोली क्यों कहते हैं हिंदी भाषा को, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हिंदी भाषा में ज़्यादातर खड़ी मात्राओं का प्रयोग होता है। ये खड़ी मात्रा का प्रतीक है, ठीक है। तो मित्रों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो शब्द इस खड़ी मात्रा के कारण पूर्ण होते हैं, ठीक है, जब हम उन वर्णों को आधा कर देते हैं, स्वर को निकाल हैं, तो इसी खड़ी मात्रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और जब खड़ी मात्रा का लोप हो जाता है, ई की यदि मात्रा हो तो खड़ी मात्रा हटाए हुए वे व्यंजन जो है वो हमेशा मात्रा के अंदर आ जाते हैं, वो मात्रा से बाहर नहीं रहते हैं। ये चीज़ आपके शब्द शुद्धि में भी काम आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जिन शब्दों में खड़ी मात्रा का लोप होता है, इस प्रकार की खड़ी मात्रा है, खड़ी मात्रा का लोप करने के बाद जो वर्ण आधे हो जाते हैं, हलंत हो जाते हैं, उन्हीं वर्णों को हमें छोटी ई की मात्रा के अंदर लेना है, बाहर नहीं रह लेना। बिना खड़ी मात्रा के जो पूर्ण होने वाले वर्ण हैं, आप उसमें देखोगे का पंचम वर्ण, इसमें खड़ी का प्रयोग नहीं होता है। छ में किसी प्रकार की खड़ी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। पूरे के ट वर्ग में आप देखोगे ट, ठ, ड और ढ, इन वर्णों में भी खड़ी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। त वर्ग में आप देखोगे तो सभी वर्णों के साथ में प्रयोग होता है, लेकिन द के साथ होता है। उसके बाद में आप देखोगे ह और ह वर्ण के साथ में नहीं होता है। तो ये वो वर्ण हैं जिनके साथ में खड़ी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। तो ये वर्ण छोटी ई की मात्रा आ जाए तो उससे बाहर रहते हैं। इन वर्णों के अतिरिक्त जो वर्ण होंगे वो छोटी ई की मात्रा के अंदर आ जाते हैं। हलंत होने की स्थिति में, आधे होने की स्थिति में अच्छी तरह से इन वर्णों को नोट करें, ठीक है, ताकि आगे अच्छी तरह से आपको समझ में आता रहे। साथ में जो शब्द शुद्धि है वो भी आप इसी के साथ में पढ़ते रहें, ठीक है। क्योंकि मित्रों शब्द शुद्धि में जो हम गिने चुने उदाहरण पढ़ते हैं वो ना काफ़ी होते हैं। शब्द अनंत है, भाषा अनंत है, कोई भी शब्द पूछा जा सकता है। उनकी वर्तनी, उनके मानकीकरण के आधार पर शुद्धि अशुद्धि का जो चयन किया जाता है, और मानकीकरण के अंतर्गत इन वर्णों को, यानी जिन वर्णों में खड़ी मात्राओं का प्रयोग नहीं होता है,
वर्ण के पूर्ण बनने में वो सभी वर्ण छोटी ई की मात्रा से बाहर रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो वर्ण हैं वो वर्ण मात्रा के अंदर रहते हैं। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पर देखोगे कि श में इसी खड़ी मात्रा का लोप किया है, के बाद हो गया है को हम ई की मात्रा के अंदर ले लिया है। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें। कुछ उदाहरण और आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर दुष प्लस चरित्र, ठीक है। नि प्लस चय, दुष प्लस चक्र। तो इस प्रकार के ये कुछ उदाहरण और है। कमेंट सेक्शन में आप इन शब्दों को सॉल्व करें, इनका उत्तर दें। यहाँ पर भी यही करना है। सब जगह आप देखोगे स के बाद में च है, तो जहाँ जहाँ स है हम आधे श में, यानी कि कौन सा स है, ये तालव्य स है। तो तालव्य स में हमें इसका रूपांतरण करना है, ठीक है। अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसी के आगे वाले सूत्र के बारे में, ठीक है। तो हमने जो लिखा था स के बाद में श आ गया, स के बाद में च आ गया, अब स के बाद में छ भी आएगा। तो मित्रों छ के चुने जो उदाहरण होते हैं वो हम समझ लेते हैं कि स के बाद में यदि छ हो, स के बाद में यदि हो, स का रूपांतरण किया जाता है, स का रूपांतरण श के रूप में हो जाता है, साथ में छ जुड़कर और ये हमें प्राप्त होता है। अच्छी तरह से इसको देख लें। मान लीजिए एक शब्द लिखा है निस प्लस छल। तो मित्रों यहाँ पर देखोगे पहले क्या स जो है और उसके बाद में क्या है छ है। तो मित्रों स को किस में बदलना है, स को श में बदलना है। छ जो है वो यथावत रहेगा। शब्द को जब जोड़ेंगे तो निस प्लस छल का क्या हो जाएगा, निश्छल हो जाएगा। निस प्लस छल क्या हो जाएगा, निश्छल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ छ के दूसरे उदाहरण के बारे में। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है दुष प्लस छलित, दुष प्लस छलित। तो यहाँ पर भी आप देखोगे मित्रों जो स है, इसी स का हमें छ के साथ में श में रूपांतरण करना है। क्या शब्द बनेगा इसका, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके अगले नियम के बारे में। तो इसका जो अगला नियम है वो नियम ये कहता है, चौथा नियम ये कहता है कि त के बाद में यदि च हो तो त का किस में रूपांतरण हो जाता है, त का रूपांतरण च के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है, च के रूप में, ठीक है। अब हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं। च के साथ में अच्छा जो बाद में जो च वर्ण है वो यथावत रहेगा, ठीक है। तो शब्द को जब जोड़ेंगे तो ये डबल च, इसमें जो पहला जो है वो त से रूपांतरित होकर के आया है और बाद में जो पूरा च है वो च जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण है उस रूप में है। इसके साथ यदि कोई स्वर लगा हुआ हो, कोई मात्रा लगी हुई हो तो वो मात्रा यहाँ पर भी यथावत रहेगी। हम यहाँ पर एक बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण है शरत प्लस चंद्र। तो मित्रों यहाँ पर आप देख रहे हो शरत पद में शरत जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है, त है। अब आप बात करोगे चंद्र का जो प्रथम वर्ण क्या है, च है। तो नियम यही कहता है कि त के बाद में च हो तो जो पहले त है इस त को हमें किस में बदलना है, च में बदलना है। तो त का रूपांतरण किस में हो जाएगा, च में हो जाएगा। ये त हलंत है तो च भी कैसा होगा, हमेशा हलंत ही होगा। इस अच्छी तरह से ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाद वाले च, बाद वाला च अभी तक वैसा का वैसा है। पूरे शब्द की अगर हम बात करें तो अब शब्द को जब हम संयुक्त रूप से जोड़ेंगे तो श र जैसा है वैसा का वैसा। त के बाद में च है तो त को हमने किस में बदल दिया, च में बदल दिया, जो कि आधा रहेगा। और बाद वाला शब्द जो जैसा है वो शब्द वैसा का वैसा साथ में आ जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, शरत चंद्र शब्द हो जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा, शरत चंद्र। त के बाद में च हो तो त को किस में बदल देना है, च में बदल देना है। बाद वाला शब्द जो जैसा हो वो वैसा का वैसा रखना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मैं और उदाहरण आपको दे रहा हूँ अभ्यास के लिए, उन पर एक बार और अच्छी तरह से अभ्यास करें। शब्द मैंने लिखा है विद्युत प्लस चालक, ठीक है।
दूसरा शब्द मैं लिखता हूँ वात प्लस चलित। तीसरा मैं शब्द लिखता हूँ उत प्लस चारण। उत प्लस चारण, ठीक है ना। अगला शब्द हो जाएगा उत प्लस चय, ठीक है। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द हैं, अच्छी तरह से इन शब्दों पर अभ्यास करें। यहाँ पर आप घबराएं बिल्कुल नहीं, सब जगह आप देखोगे सभी उदाहरणों में प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, त है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, च है। अब आप देखोगे कि त के बाद में च आ रहा है, तो त को हमें किस रूप में बदलना है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, त को आधे च के रूप में बदलना है। जब खड़ी मात्रा को हटा देंगे तो ये च हमेशा इसी रूप में इसी तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से इन शब्दों का सही संधि पद क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। फिर भी कोई समस्या हो तो मैं साथ में आपको ये सॉल्व करके भी बता दूं, ताकि आप अपने उत्तरों की वापस जांच भी कर लें, पुष्टि भी कर लें। विद्युत प्लस चालक का क्या हो जाएगा, विद्युत चालक। वात प्लस चलित का क्या हो जाएगा, वात चलित। उत प्लस चारण का क्या हो जाएगा, उच्चारण। उत प्लस चय का क्या हो जाएगा, उच्चय। तो इस प्रकार से आप इन उत्तरों को एक बार अपने उत्तरों से मिला लें, जांच कर लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। तो अगला सूत्र ये कहेगा कि त के बाद में छ होगा तो भी हम त को किस में बदलेंगे, त को च में ही बदलेंगे। अगला जो नियम है वो नियम ये कहता है कि त के बाद में यदि छ हो तो भी त का रूपांतरण किस में हो जाएगा, त का रूपांतरण हमेशा च के रूप में ही होगा। जो बाद वाला छ है वो साथ में जुड़कर छ, इस प्रकार से कुछ वर्ण बन जाएगा। हम बात करते हैं उदाहरण की। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है उत प्लस छल। तो मित्रों आप देखोगे कि उत में अंतिम वर्ण क्या है, त है। अंतिम वर्ण क्या है, त है। और बाद में क्या है, च है। तो अभी मैंने आपको बताया कि त के बाद में हो तो क्या करना, त को च में रूपांतरित कर देना है, यानी त के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो उत जो लिखा हुआ है उत के स्थान पर क्या हो जाएगा, उच्च। और बाद वाला जो शब्द छल है ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो शब्द क्या हो जाएगा, उच्छल, ठीक। इसी प्रकार एक शब्द दे रहा हूं मैं आपको, महत प्लस छलित, ठीक है। वृहत प्लस छिद्र, ठीक है। ये कुछ उदाहरण और हैं जो आपके अभ्यास के लिए हैं। इनको सॉल्व करें, अभ्यास करें इन पर, कमेंट सेक्शन में इनका उत्तर दें। और उत्तर देने के बाद वापस मैं जो अब लिख रहा हूँ उनसे एक बार जांच लें। महत प्लस छलित का क्या हो जाएगा, महत छलित। वृहत प्लस छिद्र का क्या हो जाएगा, वृहत छिद्र। क्या हो जाएगा, वृहत छिद्र। जांच कर लें इनकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं द वाले उदाहरणों की, ठीक है। हमने यहाँ पर जो सूत्र लिखे हैं उन सूत्रों में आपने जो पढ़ा है, हमने स के उदाहरण पढ़ लिए, स के बाद में ये सारे वर्ण आ गए, त के बाद में भी लगभग ये वर्ण आ गए। अब हम बात करते हैं कि द के बाद में क्या वर्ण आएगा और किस तरह से उनका रूपांतरण होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके अगले सूत्र के बारे में। तो अगला सूत्र जो है वो इसका ये कहता है अगला सूत्र ये कहता है कि द के बाद में ज हो, द के बाद में क्या हो, ज हो। तो द का क्या हो जाएगा, द का ज हो जाएगा, ठीक है। और बाद वाला जो ज है वो यथावत रहेगा, ठीक है। जैसी मात्रा होगी उसमें वो मात्रा भी यथावत रहेगी। कुल मिला के ये वर्ण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। पहला शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है उद प्लस ज्वल। शब्द क्या लिखा है, उद प्लस ज्वल। अब आप देखोगे यहाँ पर कि पहले क्या आ गया, द आ गया, बाद क्या आ गया, ज आ गया,
तो मित्रों द के बाद में ज आता है तो द को हम किस में बदल देते हैं, ज में बदल देते हैं। तो ये जो द है इस द को हम किस में रूपांतरित करेंगे, ज में रूपांतरित कर देंगे। द हलंत है इसलिए ज भी क्या होगा, हलंत होगा, आधा होगा। जब शब्द को जोड़ेंगे शब्द क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। बाद वाला जो ज्वल में जो ज आधा है वो आधा ही रहेगा, ठीक है, जैसा शब्द है वो वैसा रहेगा, बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो उत प्लस ज्वल का संधि पद क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। अब कई बार आपके सामने एक उलझन आ जाती है कि उत सही रूप है या उद सही रूप है। तो मित्रों यहाँ पर व्याकरण में है क्या है, विकल्पों में ऐसा देखने को में इस पहले त कर दे रूप में कर दे पर कुछ जैनी होगा, इसका रूप होगा उद। ही विकल्प में एक साथ अगर पूछ ले तो आपको उद को ही चुनना है, इसका सही विकल्प होगा। शब्द आ गया उज्जैनी को जोड़ शब्द क्या हो जाएगा, उज्जैनी, ठीक है। अब अगर यही शब्द आप लेकर के और पूछ लें कि इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विकल्प में आपको 4 उदाहरण दे देंगे। पहला दे दिया उज प्लस जैनी, ठीक है। दूसरा उदाहरण आपको इस प्रकार से दे दिया उत प्लस जैनी। तीसरा विकल्प आपको ये दे सकते हैं उद प्लस जैनी। और चौथा विकल्प उज्ज प्लस यिनी, ठीक है। तो मित्रों आप यहाँ पर देखते हो कि त वाला विकल्प भी दिया हुआ है, द वाला विकल्प भी दिया हुआ है। तो परीक्षा में यदि इस प्रकार के उलझन भरे अगर उदाहरण आ जाएं, विकल्प आ जाएं, तो आपको इस प्रकार के उदाहरणों में उत वाले रूप को ही चुनना है, यही इसका सही रूप होगा। बाकी जो सारे हैं वो सारे विकल्प गलत हो जाएंगे, क्योंकि व्याकरण में जो मूल रूप से उदाहरण है वो उद उदाहरण ही माना गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी सूत्र के कुछ और उदाहरणों के बारे में। तो और उदाहरण इसके हो जाएंगे महत प्लस जय, जननी, ठीक है। अगला शब्द हो जाएगा प्लस जंतु, जगत प्लस जीवन, वृहत प्लस जाल। तो इस प्रकार ये कुछ और उदाहरण आपको मिल सकते हैं, आप इनकी संधि करें, ठीक है। यहाँ आप सब जगह देखोगे त के बाद में क्या है, ज है, तो इसी त को सब जगह आपको किस में है, त के रूप में रूपांतरित करना है, ठीक है। महत जय का क्या हो जाएगा, महज्जय। जगत प्लस जननी का क्या हो जाएगा, जगत जननी। जगत प्लस जंतु का क्या हो जाएगा, जंतु, ठीक है। जगत जीवन का क्या हो जाएगा, जगत जीवन। और इसी प्रकार वृहत प्लस जाल का क्या हो जाएगा, वृहत जाल हो जाएगा। तो मित्र दिए हुए आपके उत्तर फिर से जांच लें, पुष्टि कर लें, अच्छी तरह से
को सही और शुद्ध रूप में पढ़ें। तो मित्रों, ये हमने आज पढ़ा है व्यंजन संधि के एक सूत्र के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मित्रों, मैं अपने एक एक वीडियो में व्यंजन संधि के एक एक दो नियमों को ही समझाऊंगा, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएं, ठीक है। पाठ का जो हर पहलू है वो आप भली भांति समझ लें, किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई व्यवधान का आपको आगे सामना ना करना पड़े, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, धीमी गति से तसल्ली से बताता हूँ, ताकि विद्यार्थी आराम से सुन सके, समझ सके। हमें भाग करके कहीं जाना नहीं है, परीक्षा कोई कल ही होने वाली नहीं है, अभी हमारे पास थोड़ा समय पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि तबीयत से, तसल्ली से और अच्छी तरह से इन उदाहरणों को पढ़ें, समझें और सीखें, ठीक है। तो मित्रों, कल हम फिर मिलेंगे इसी व्यंजन संधि के कुछ और आगे के नियमों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, परिवार का, ठीक है। और कोरोना के इस दौर में केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी किए गए नियम हैं उनका पूर्णतः पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। धन्यवाद। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक सूचना और दे दूँ कि अब तक जो मेरे प्रीमियर का जो टाइम था वो दोपहर को 3 बजे से शुरू होता था, जो कि आगे वीडियो के टाइम तक वो चला करता था। तो यहाँ पर आप ही की मांग पर इसका टाइम जो है वो थोड़ा सा बदला गया है, क्योंकि दोपहर के टाइम आप ही लोगों के ऐसे कुछ मैसेज आते रहते थे कि सर सो जाते हैं, दोपहर का टाइम काफ़ी बोरियत भरा हो जाता है हमारे लिए भी, ठीक। तो इसका जो टाइमिंग है वो बदल करके अब नया समय इसका रहेगा 10:40 से जो मेरा प्रीमियर है शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें एक बार अच्छी तरह से कि जो मेरा अगला जो वीडियो आएगा, यानी शुक्रवार से जो मेरा प्रीमियर आएगा 10:40 से शुरू हो जाएगा, जो लगभग घंटे भर तक का जो उस ड्यूरेशन तक वो कम्प्लीटली चलेगा, ठीक है। तो इस टाइम को एक बार नोट कर लें।